आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शुरू कर दें। तो चलते हैं ताड़ साहब, मेजर साहब, आरजू काजमी साहबा ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी थोड़ी लेंथ दिया है, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। तो वीडियो भी शानदार होने वाली, क्योंकि मेजर और ताड़ है और साथ में आरजू काजमी है, तीनों स्टार हैं। तो इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया के पर बात होगी ऑब्वियसली। तो देखते हैं फेस ऑफ वन एपिसोड इश्यूज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया पर वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। बिल्कुल जी, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फेस ऑफ के नाम से, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ इंडियन पैनलिस्ट भी हों और पाकिस्तानी भी। और आज आप देख ही रहे हैं कि हमें भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आप दोनों ने हमें। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं तारड़ साहब आपकी तरफ चलूंगी और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल, उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसका कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड। लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं? ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी एक पुरानी आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा आप जब दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आज इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना रिजाइन दे दिया है। उससे पहले बोरिस यल्सिन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है? लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वजीर आजम कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा, चाहे ट्रेड हो या ना हो। उन्होंने खत लिखा है मोदी साहब को, जो कि होना चाहिए था। हमारे पिछले वजीर आजम, अब उनका पोजीशन देख लें, वो कहते हैं जब तक मोदी साहब हैं हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक 370 को रिमूव नहीं करेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। अब उसमें अगर इनको कुछ समझाने वाला हो बंदा, तो उनको ये कहे कि अगर आप डायलॉग नहीं करते तो उसमें विनर और लूजर कौन है, उसमें ये समझाने वाला उनको कोई नहीं। अब इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस 2 चीजें बताऊंगा। ट्रेड जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, भारत के साथ करना बहुत जरूरी है, उनकी जरूरत है ये चीज। दूसरा, भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि भारत इज टचिंग द पीक ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है वहां। अब उनके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर तरक्की कर रहे हैं और पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन उनको भी समझना होगा, उनको भी अपना पॉलिटिकल इक्विटी कुछ लूज करनी पड़ेगी, उनको भी कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हो। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन मार्क ये है
कि अफसोस के साथ कि जो भी लोग वहां पे पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं, जो रूलिंग एलीट है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, चाहे डॉलर 227 का हो चुका है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही वहां पे। जो लोग बाहर से तिजारत कर रहे हैं, कैश पे चीजें ले रहे हैं, ये सारी निशानियां ठीक नहीं है। मैं आई विश करता हूं कि आज जो हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये उस वक्त कर रहे हो जब पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान कोई हाथ बढ़ाने भारत की तरफ या किसी भी पड़ोसी की तरफ हाथ बढ़ाने के काबिल। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट इन दिस पोजीशन कि वो इंटरनल इस बुरे तरीके से घिर चुका है अपने इश्यूज में कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो किसी को अगले स्टेप पे ले जाने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत में कोई काम हो रहा है फूड शॉर्टेज पे, और अगर इस किस्म का कोई क्राइसिस आ गया तो क्या भारत इस काबिल है कि अपने लोगों को खाना दे सके? थैंक यू आरजू जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है, वहां पे बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहां पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज, वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इजराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो बट मैं कह रहा हूं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है और इसमें दिन रात और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही इज अ, जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है 1-2 लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब सोते भी ऐसी 3.5-4 घंटे सोते हैं वो, और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या, ये हुआ, इसका अपडेट लाओ, इसका। तो इज अ वेरी वेरी, खुद को भी ड्राइव करते हैं और को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज को लेकर, इसको बहुत पुश करा जा रहा है। हमारे यहाँ एक और है ना कि जैसे जो लैंड के पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं इंडिया में, हर ही जगह हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है जिसके पास माना कि 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटे बेटियां हैं, वो फिर वो 3.25 एकड़ तीनों में बढ़ जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो जहां पे 10 एकड़ एक खानदान को पाल रहा था, 30 साल के बाद 10 एकड़ जो है वो 10 खानदानों को पालेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये भी भारत को पता है कि इसकी वजह से लैंड का जो पार्सल कम हो रहा है। इसके भी तो फॉरेन कंट्रीज से कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फूड के बारे में, किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, और साइंटिफिक रिसर्च के, यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिसर्च के दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जगह भी हैं, हमारे हैदराबाद में भी हैं जो दक्कन में है उधर, और जगह भी हमारे जो खास तौर से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं। हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं कि पर एकड़ यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जाए। इजराइल से मोदी जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ड्रिप इरिगेशन की, कि किस तरीके से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। तो ये सब बातें चल रही हैं। किस तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे तो समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करेंगे, उसको पीने के लिए या फिर उसको फार्मिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, ये सब हो रहा है। और जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह है जहां पे आसपास पानी नहीं है, या गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जहां पे नमक है, मतलब आप 50 किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जहां पे सिर्फ नमक ही नमक है जमीन पे, सफेद, इट्स लाइक द मून। वो जैसे मून का वो है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कुछ उग नहीं सकता।
और उसके अलावा भी कई जगह हैं और गुजरात में, तो वहां पे मैसिव सोलर फार्म्स लगा रखे हैं, मैसिव विंड के फार्म्स लगा रखे हैं। आप आरजू जी 1-1 घंटा आप गाड़ी चलाइए और वो सोलर पैनल खत्म नहीं होते, मतलब आप इतने इतने लगा दिए कि वो खत्म ही नहीं होते। तो जमीन उपजाऊ है, वहां से जमीन से आपके गेहूं निकले या वहां से सोलर एनर्जी निकले। जमीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैनल जमीन पर लगा हुआ, आती तो ऊपर सूरज से है। तो ये कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है, लेकिन देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट एंड देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7। तो मैं होपफुल हूं कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहां पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके। क्या कहेंगे ताड़ साहब आप? हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा। इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे साबका वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि जाके किसी से पूछ लें, मेरे टाइम के अंदर लोगों ने रियल स्टेट में से रैकेट पैसे बनाए हैं। तो रैकेट पैसे बनाने से मतलब ये था उनका कि उनके दौर में हाउसिंग सोसाइटियों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खुल के एक दूसरे की मदद की है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसमें ऐड ये करूंगा कि अगले दिन 6000 हाउसिंग सोसाइटियां इन पंजाब और लोन दे आर इन पाइपलाइन कि किस तरीके से वो उसको हाउसिंग सोसाइटियां बना रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर की हालत नहीं है। अब मैं जो खासकर फूड की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पूटन साहब अगले दिन मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि पूटन साहब जब गए ईरान के दौरे में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूक्रेनियन वीट जो है, गंदम को किस तरह ब्लैक सी से दूसरी दुनिया को बेचनी है। और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव उनका और भी था जो आई वाज शॉक्ड कि थ्रू ईरान गिव अ पैसेज टू हेल्प इंडिया, भारत थ्रू ईरान टू हैव एन एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। तो ये चीजें दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक आप मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं, और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा। क्योंकि मैं खुद पिछले 74 साल से भी मैं देख रहा हूं जो कोई हो रहा है पाकिस्तान में, और आने कहते नो रिलीफ इन साइट। अनफॉर्चुनेट ये हमारी एज ए पाकिस्तानी मैं एडमिट करूंगा, ये बदकिस्मती है और शर्मिंदगी। एक चीज और मुझे, इससे पहले मैं मेजर साहब की तरफ चलूं, एक चीज और मुझे बताइएगा ताड़ साहब के, कल मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली थी जो इंडियन है, और वो अभी नए नए आए पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, कहते हैं इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बोलते ही जाते हैं, कहते हैं हमारे मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते। और क्यों नजर नहीं आते वो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन ये नजर क्यों आते हैं पूरा दिन आपके ख्याल से? देखिए, आज तक आपने कभी सुना है किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में वजीर बेमहकमा, कि वजीर है लेकिन पोर्टफोलियो कोई नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा? 4 सूबे हैं छोटे छोटे और 100 बंदे की कैबिनेट होती, तो फिर वो क्या करें? वो उन्होंने कुछ ना टाइम तो गुजारना होता है। तो पाकिस्तान में 2-3 नई चीजें शायद आज देखने वाले, एक तो वजीर बेमहकमा,
और दूसरा हर वजारत के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक असली मिनिस्टर है, एक फेक मिनिस्टर है। तो उन लोगों के पास बेचारों की टाइम क्या होता है? आपके पास किसी को इत्तेहाद बनाने के लिए भी आपने मिनिस्ट्रियां बांटनी होती हैं या वजारतें बांटनी होती हैं, और उसके बाद ये कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको ओबलाइज करने के लिए भी यही एक तरीकाकार है। यहाँ पे मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा कि हाई स्कूल ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेड कर रहा हो? तो ये तो सारे, हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी इन चीजों में। हमारा अफसोस, मैं कई दफा कहता हूं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहता, लोग तजर्बात करते, इसी तरीके से रिफाइन होकर लोग आगे आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ना होता, चीजें ट्रैक पर चलती, और आगे भी आने वाले, मैं अब देखें, मैं दुआएं खैर ही की जा सकती है, मायूसी गुनाह है मैं समझता हूं, लेकिन ये कि इस वक्त सो फार कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अगले, जिस तरह 36 घंटे, अगले 48 घंटे जो चल रहा है, जिस तरह के लोग पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं, सारी आधा पाकिस्तान इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं। तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? आरजू जी, पहला सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स, ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे, और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं। कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह। इट्स वेरी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा एक मुल्क का, 22-25 करोड़ का मुल्क है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप सीएनएन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 1 घंटा आप तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के। तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो तो थोड़ा सा अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलिवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए, ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए। कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं। आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे, जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं। आप हाँ, वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बोलते नहीं ज्यादा। बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे, इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा, जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है, और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है। ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है। ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है, और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में। बाय द वे, ही इज माय क्लासमेट, राहुल गांधी इज माय क्लासमेट। हम लोग 1 साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में, फिर 1 साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे। एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन, बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनको मुझे नहीं लगता, सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए है। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय, जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा। मैं 1 साल उनके साथ था कॉलेज में, और 1 साल में मैंने देखा कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना, वो 24 घंटे यही काम है, तो ही इज वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स,
एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में, इतने साल, 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है, सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं। वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने। वो पहला चुनाव एमएलए का लड़े, चीफ मिनिस्टर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़े, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब में आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग, और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है। और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे, लेट योर वर्क स्पीक, अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी, मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग, पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी आवाम में बोले, तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है। और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसको क्रिटिसाइज कर दो, करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं अर्जुन जी, सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट भारत पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब आखिर ये अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन होती है, ये मिलके काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के साथ? अभी देखिए खान साहब जीत गए, उस पर यकीनन मेजर गौरव और पूरा इंडिया बड़ा खुश होगा कि जी बाई इलेक्शन में खान साहब की पार्टी जीत गई है, लेकिन खान साहब खुद बड़े उदास लग रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, दो चीज मैं पहले थोड़ा सा वो मैं उस वक्त मैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से वो जो टीवी पे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं, वो उसका भी मेरे जहन में आइडिया आया जो मैं बता नहीं सका बाद में, कि पाकिस्तान में इसको ऐसे एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया जाता है। भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने, ड्रामे, दूसरी चीजें भी चलती। आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलौज, एक दूसरे के साथ बदतमीजी को एज एन एंटरटेनमेंट समझा जाता है, जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से। बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का, जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े, वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए तो इस वजह से। दूसरा जो मैं बात कहने लगा था कि अपोजिशन के हालात दुनिया में अगर मैं देखा जाए, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और खासकर यहां से अमेरिका से देख रहा हूं, जहां पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है और ये एक एज ए लेबोरेटरी काम करता है जमहूरियत के लिए, तो जमहूरियत को यहां भी चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर। बल्कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस इन यूएस, तो दूसरी दुनिया के अंदर उनके क्या हालात होंगे, जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत के हवाले से। अब ये देखें कि अभी इस वक्त जो चैलेंज चल रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका के अंदर इनके लिए एक बहुत, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लोग पिछली दफा कोविड की वजह से जब मेल इन वोटिंग हुई थी उस वक्त से, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की थी कि फेक इलेक्शन या चेंजेस आई हैं, तो जमहूरियत को यहां भी ये चैलेंजेस है। और बिल्कुल बेजे साहब ने सही फरमाया है कि सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट चैलेंज, और मीडिया इज अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि अब मीडिया नहीं रहा, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री बन चुका है। वो लोगों के माइंडसेट तैयार करता है कि आपने भी वोट किस तरह देने, पहले इस तरह नहीं होता था ये। तो जमहूरियत की, और दूसरा वीक जो अपोजिशंस हैं वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब आपने ये नया लफ्ज, मैं बड़े अरसे से इस पे अब रिसर्च कर रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। एक इलेक्शन इस वक्त एक आर्ट बन चुका है। आपने कभी नोट किया है कि यहाँ अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं खुद एक कैंडिडेट, एक दो दफा मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की
तैयारी की, और आजकल मेरा बच्चा यहाँ से, माय सन इज फिनिशिंग लॉ स्कूल और ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी नेम रिकग्निशन को किस तरह लिया जाता है, वोटिंग को किस तरह देखना है, चीजें एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अमेरिका की हद तक नहीं रह चुकी, पूरी दुनिया में जा चुकी। तो उसमें जो अपोजिशंस हैं, वो अपोजिशन में वही होता है, या पॉलिटिकल सियासत में वही कमजोर हो जाता है जिसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कमजोर हो। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ट्विटर और हैंडलर बन रहे हैं, हैशटैग बन रहे हैं, और खान साहब टिक टाकर से मुलाकातें कर रहे हैं। खान साहब ट्विटरों की एक उन्होंने, मैं हैरान था कि 1300 लोग सूबा सरहद के अंदर हायर किए गए हैं 25-25 हजार रुपया महीने की तनख्वाह पे, जिनका सिर्फ काम ये है कि ट्वीट पे बैठना है और उसको सारा। तो अब ये चैलेंजेस जो हैं जमहूरियत को, इनसे डील करना पड़ेगा, वोटर्स की तरफ तवज्जो देना। अब दूसरा एक जो सोशल मीडिया है कि सियासतदानों की जातियात नहीं, उनके जाति जो लाइफ है वो नहीं रही। अब उनकी हर चीज जो वो खांसते हैं तो लोग उसका जवाब चाहते हैं, शाम को भी ये इसने इस तरह क्यों किया, कपड़े जो पहनते हैं उसका जवाब शाम को वो चाहते हैं क्यों इस तरह हुआ। तो ये एक चैलेंजेस हैं, जमहूरियत डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द चैलेंजेस। और उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा अमेरिका के अंदर, तो देखे ना, जो पिछली चीजें थी वो रिफाइन होना शुरू हो चुकी हैं। आज मिड टर्म इलेक्शन है, कई लोगों ने उसको अपना रिएक्शन शो करके फर्क कर दिए, कई लोगों को फर्क कर। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां तालीम का फुकदान है, जहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या चीज है, वोट कितना स्ट्रांग है। एक मेरा मकसद है कि वो ऐसे फैसले कर देते हैं कि जिसकी वजह से सफर करते हैं। लेकिन भारत के अंदर मैंने कई चीजें प्लस देखी हैं। उसकी आखिरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा जमहूरियत के हवाले से। आपने कहा कि पंजाब में इस दफा आम पार्टी का आना जो है वो मेरे लिए एक, मैं समझता हूं कि दिस इज अ गुड एग्जांपल कि हाउ जो है वो जो आम पार्टी ने न्यू दिल्ली के अंदर, मैं लास्ट आखिरी दफा जब मैं गया था वहां, तो मैंने कई लोगों से पूछा आम पार्टी की परफॉर्मेंस। तो बिलखसूस एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा था कि मेरे बच्चे, हमारे पब्लिक स्कूलिंग दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी हो चुकी है जो कि एज इक्वल एज प्राइवेट स्कूल। तो एक बहुत बड़ा, केजरीवाल इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और इसकी एक ताजा मिसाल है कि उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है और पंजाब ने उनकी रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया है। और इस वक्त वो मान साहब है वहां पे, उनकी मैंने एक और बात बड़ी अच्छी लगी, उसको मैं कोट करना पसंद करूंगा कि न्यू दिल्ली के अंदर वो कहते थे कि जो करप्शन करेगा उसकी वीडियो बना के भेजते हैं वो, और उस पर एक्शन लिया जाता है। तो मान साहब ने चैलेंज किया था आगे कि आप जो आपसे पैसे मांगे पैसे उसको दो, लेकिन उसकी वीडियो बनाओ, हमें भेजो, एंड देन वुड डील विद इट। तो लेकिन ये कि काश इस तरह की चीजें सरहद की इस तरफ भी हो, जमहूरियत पले आगे चले, एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना सीखें, एक दूसरे की शिकस्त को एक्सेप्ट करना सीखें, अदम एतमाद अगर वोट आ जाए तो उससे डील करना सीखें। मैं हैरान हूं कि खान साहब स्पोर्ट्समैन है, मेरी खुद की बच्ची जो है नेशनल लेवल की स्क्वाश प्लेयर है। मैं हमेशा उसको एक चीज सिखाई है कि जीत से डील करना सीखो और हार के साथ डील करना सीखो। मेरी बच्ची स्क्वाश प्लेयर एक दो शुरू में रोती थी कई दफा हार के गेम, तो मैंने कहा बेटा यू विल प्ले 50-60 हजार गेमें जिंदगी में खेलोगी, हर गेम पे रोगे बैठ के। तो यही मेरा मशवरा है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को, खासकर जो जमहूरियत में लोग बैठे हैं, कि हार से डील करना भी सीखो। और दूसरा ये है कि जो हम बात करते हैं हमेशा, ये मैं कहता हूं कि देखें दुनिया ने जंगें करके देख ली, दुनिया ने एक दूसरे ऊपर एटॉमिक पावर्स यूज करके देख ली हैं, लेकिन उनसे निकलता कुछ नहीं है। 21st सेंचुरी देखें, जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ इंसान होता है, वो बाद में हिंदू बनता है, बाद में मुसलमान बनता है, बाद में वो मुस्लिम लीग नून का बनता है या बीजेपी का बनता है। तो उस चीज का लिहाज करना चाहिए, एक दूसरे को एज ए इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। और दूसरा मैं एक रिलीजियस चीज ऐड करना चाहूंगा, हालांकि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन। दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि खुदा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, वाहे गुरु तक पहुंचना है, तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो। वो हर मजहब ये कहता है कि अगर आपने सुप्रीम बीइंग तक पहुंचना है तो लव ईच अदर। हर मजहब प्यार का सबक देता है, लेकिन अफसोस के साथ आज हम लोग जो हैं वो
सियासतों में, कदूरतों में, सियासत, एक तो मजहब को कारोबार बना लिया गया है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैज डन मोर डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग वर्सेस डन एनी गुड। लेकिन ये कि मैं खास कर, क्योंकि हमारे आज मेजर साहब भी बैठे हैं और हमारे देखने वाले भी काफी सरहद की दूसरी तरफ भी होते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीपल टू पीपल देयर सो मच लव रिगार्डलेस हाउ मैं high regards for the Major Saab. He said, you won't imagine how biggest fan I am of this person, and the way he speaks, the way he handles and it's remarkable. I wish there are more people like you, Major Saab. Those are those are living on the ground, and those have harmony and love, and at least they have a will to cross border dialogue or चीजें. I wish people think like that. जी बिल्कुल। और इसी के साथ मैं दोबारा मेजर साहब आपकी तरफ चलूंगी, और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त मतलब टीटीपी के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें हमारे इधर अटैक्स भी हो रहे हैं, साथ साथ इकोनॉमी भी खराब हो गई है, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है वो बिल्कुल ही सभी को मालूम है कि किस हद तक डैमेज्ड है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है आपका पड़ोसी मुल्क, तो इससे भारत को कुछ फर्क पड़ता है, कोई टेंशन होती है कि जी होनी तो वैसे चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल साथ ही है कंट्री, तो आपके ख्याल से कोई टेंशन होती है या कोई इस तरह की चीज आप समझते हैं कि कोई नुकसान भारत को भी हो सकता है अगर पाकिस्तान मजीद इस तरह की प्रॉब्लम्स में जाता गया जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ है? आरजू जी, जब भी आपके नेबर के यहाँ कुछ परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो शोले हैं, वो जो आग है, वो आपको भी छूती हैं। तो अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान में जो हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, होता रहा, आग लगती रहा, हमें कोई फर्क, दिस इज रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो असली जिंदगी उसमें ऐसा होता नहीं है। बट ये चीज है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, राइट? आप इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर से पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं आपका सवाल ठीक तरीके से समझ पाया आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है मैम कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, मैंने कभी उसके पीछे प्लान नहीं देखा। अच्छी चीज भी हो जाती है और बुरी चीज भी हो जाती है, मतलब कि वो थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ठीक है, वो जिन्ना साहब का स्टेटमेंट है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड पाकिस्तान डिफेंस पॉलिसी। लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा इंटरनेट पे विच सेज दैट ये पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है, कि आपके मुल्क का सदर है या वजीर आजम है, वो कौम को बैठा के बताए कि बच्चों ऐसा है, दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग, या उनको ना भी बताए कौम को, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होते पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थोड़ी सी हो सकता है एक बड़ी बचकाना सोच हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि भारत अगर 370-35 से हटाता है तो इमरान खान साहब ट्विटर पे जाते हैं और बोलते हैं कि छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, हिंदुत्व, फाशिज्म, ये सब बातें करते हैं, लेकिन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा। बीजेपी की तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इतने सालों से कि जिस दिन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में रही, हम सबसे पहला काम करेंगे। ये आज से नहीं, वो तो 40-50 साल से बीजेपी कह रहा है। बीजेपी आज से थोड़ा कह रहे हैं, बीजेपी की तो मोदी साहब की इलेक्शन स्पीचेस हैं जिन्होंने बोल रहे, तो नहीं पता था ये तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि वो तो ये कोई, और जो लोग कहते हैं कि आपके टीवी एंकर्स ने ये भी बोला कि जैसे भारत ने साजिश करी है 370-35 से हटा के, साजिश नहीं करी। मुंह पे बोल के जो काम करा जाता है वो साजिश नहीं होती है ना, दैट इज नॉट साजिश, वो तो आपने कर दिया जो आपको करना था। तो मुझे ऐसा लगता है, आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना, इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता, पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे 1 से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे, वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी, उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर, मैं डे 1 से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये तालिबान किसी की ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके। ये आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरहूम जनरल हमीद गुल,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान। आज की तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी है, और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या है, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। जो वजीर हैं वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो। हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे। वैसे ही टाइट रहते हैं लोग, वरना तो मुझे बुरा लगेगा। आरजू जी आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझसे सवाल पूछना, आई आल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय है अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान आर्मी इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। ज़रबयाज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है, उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी। इससे पहले कि मैं ताड़ साहब से यही सवाल पूछूं कि क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ यही सलूक होना चाहिए, मैं ये जरूर बता दूं मेजर साहब कि प्लीज आप लोग कोई एयर स्ट्राइक ना किएगा, क्योंकि हमारे पास चाय नहीं है। हमारे एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय ना पिए, फिर आपके पायलट क्या आएंगे और हमें चाय नहीं हम पिला पाएंगे। क्या कहेंगे ताड़ साहब? मैं आरजू एक तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचना या बात करने से पहले उसका माजी देखना चाहिए। अफगानिस्तान का माजी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का माजी क्या है। ये पहाड़ों के ऊपर रहते थे लोग, ऊपर अभी भी रहते हैं, नीचे उतरते थे लूट के ना, जो आपके ट्रेड रूट्स होते थे दर्रा खैबर से, उनको लूट के फिर पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे। दिस इज, फिर वहां से अब देखें, वहां से फिर इन्होंने भारत के ऊपर हमले इंडिया पे किए, यूनाइटेड इंडिया पे आए। मुगल लोग जो कौन थे वो यही थे सारे, यहीं से सारा कुछ आया गया। तो एक तो लड़ाई झगड़ा उनके कल्चर का हिस्सा है। एक दूसरा, रशिया को जिस तरीके से रशिया अफगानिस्तान में आया और फिर उससे पैसे बनाए गए, इस रीजन में बहुत लोगों ने पैसे बनाए उससे। अब उस जो नई जनरेशन है, हमारे एक तो अफगान महाजरीन आ गए, हमने उन डॉलरों की खातर पाकिस्तान बेचा। किस तरह बेचा? हीरोइन ले आए यहाँ पे, कलाशनकोव हर घर में पड़ी है। मुझे अभी तक याद है जब मैं ग्रो कर रहा था, अफगानी पंजाब के अंदर घरों में आके कलाशनकोव की डिलीवरियां करते थे। मैं जब इस्लामाबाद में पढ़ता था, जब मैं इस्लामाबाद पढ़ता रहा हूं, उस वक्त इस्लामाबाद के जुमा बाजार में रशियन आपके यूनिफॉर्म बिकते थे। वहां मैंने स्मिरनाफ वाडका इस्लामाबाद में इस तरह बिकता देखा है जिस तरह पानी बिक रहा है। तो उससे पैसा बनाया गया। एक तो वो ख्वाब, वो पैसा डॉलर अभी इस जेल में घूमते हैं। वो कुछ हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनके भी दिमाग में वही डॉलरों की बारिश अभी घूम रही है। और वही अफगानी बच्चे जो मुहाजिरिन कैंपों में जो गुजरे हैं, वो उनका तरीकाकार देखें। वो एज ए बिजनेस लड़ते हैं गर्मियों में, सर्दियों में आराम करते हैं। अब ये अफगानी, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ये टीटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, यही अफगानी इस वक्त आपको पता सीरिया में पैसों से लड़ रहे हैं जाके। आपको पता है यही अफगानी इराक में $500 $200 लेके महीने का ये वहां पे भी लड़ रहे हैं। आपको यही पता है कि यही अफगानी लिबिया में भी पैसे जाके लेके लड़ रहे हैं। तो ये उनका कारोबार है।
अब मैं दो चीजें बताता हूं। माजी के अंदर जब भी पाकिस्तान उनसे किसी चीज पे निगोशिएट करता था, निगोशिएट करने का स्टाइल भी बताना चाहता हूं। वो दो चीजें, जब यहां से जाते थे निगोशिएट करने, वो कहते थे आप भी लेकर के आए हो, या पैसा दो या असला दो। ये मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात तय होती है, क्या लेकर आए हो भाई, उसके बगैर तो वो बात ही नहीं करते। तो ये देते रहे मुसलसल। अब मैं वो बात करना चाह रहा था कि ये अटैक करके भाग जाते हैं वापस, ये भागते हैं वापस। पिछली दफा हमारी इसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन साथ क्या हुआ है कि वो जो वहां पे अफगानी मरे थे, आपने उनके पैसे दिए फिर दोबारा, क्योंकि वो टेबल पर बैठते ही नहीं उन चीजों को बगैर पैसों के। तो ये पता है। और दूसरी ये बात, ये मैं वो मेजर साहब बात, मैं उस पर मजीद क्या बोलूं, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होता जब सारी चीजें अपने हाथों से बनाई हो। ये मेरे मध्य तालिबान कौन है, अफगान महाजिर मुजाहिदीन कौन थे, ये हमारे हाथों के बने हुए ये सारे। तो इनको बनाया है, अब वो उनके हमारे वो गले पड़ रहे हैं। अब वो चैलेंज कर चुके हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो लोग चीज असेंबल करते हैं उसको डिसमेंटल करना भी वो जानते हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। वो विल कहां से लाएंगे? अब पाकिस्तान आर्मी सलाहियत बहुत रखती है, लेकिन अंदर ग्रुपों में डिवाइडेड है। हमारे आधे तालिबानी माइंडसेट के लोग तो फौज में बैठे हैं, हमारे आधे आर्मी के लोग तो वो चाहते हैं रियासत मदीना बनाई जाए, वो आधे हमारे आर्मी के अंदर बैठे लोग कहते हैं शरिया इन्फोर्स की जाए। हमारा चैलेंज तो ये है, हमें पता ही नहीं। एक तो सबसे पहले इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन फॉर द सब कॉन्टिनेंट, और यहां पे लाकर हमने उसको बिल्कुल उसको समझने की कोशिश नहीं की। हम सुबह उठते हैं, दिल होता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, शाम को बैठते हैं तो पाकिस्तानी सोच बन जाती, दोपहर को सोचते हैं तो कहते हैं पैसे बना लो। तो मेरा मकसद एक कंफ्यूजन है, एक ऐसा इज़्तिराब है। मैं बहसीते पाकिस्तानी खुद मैं दिल होता है तो मैं कई दफा इस्लाम की तरफ चला जाता हूँ, कई दफा शाम को दूसरी साइड। मेरे को ये कंफ्यूजन हर पाकिस्तानी के पास है, हर चीज। आप 72 तो फिरके बना लिए आपने मजहब के, शिया सुन्नी एक दूसरे को, आप अहमदी अलग हैं, शिया सुन्नी अलग हैं, बरेलवी अलग हैं, कौन कितना मसलक आपके नहीं है। लेकिन उसकी बात यह है, हर प्रॉब्लम जो है, मैं समझता हूं मेरी नजर में, जो मैं सारी जिंदगी, हर प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन होता है अगर आप उसको ढूंढना चाहें। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप पंजाब के अंदर आरजू, अगर आप पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते, आप सुकून पंजाब में लाने की सलाहियत नहीं रखती, तो टीटीपी को किस तरह डील करेंगे आप? वो तो बहुत दूर है भाई, टीटीपी तो बहुत दूर है। डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब, मैं छोटी सी आखिरी दो मिसालें देना चाहूंगा, आखिरी दो मिसाल। हमारे रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं इस वक्त, अपने हमारे इमरान साहब, उन्होंने दो नारे लगाए, हकीकी आजादी और अमेरिका की आजादी के। उन्होंने कहा था अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना। मैं इन दो स्टेटमेंट्स को काउंटर करना चाहूंगा। खान साहब के दौर में दो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, दोनों आईएमएफ के मुलाजिम थे, पीपल्स पार्टी के दौर के थे। खान साहब ने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए लेजिस्लेशन की। आईएमएफ क्या है? एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, यह सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है, उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब उसके बाद दूसरी चीज पे जाना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, 3 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट नहीं किया। तो इस तरह मुल्क चलते हैं जिस तरह चल रहा है। टीटीपी को डील तब करेंगे जब लाहौर कंट्रोल में होगा, तख्ते लाहौर का फैसला होगा। टीटीपी तो बहुत दूर है। टीटीपी वालों, अच्छा मजे की बात है, टीटीपी वालों को जब इन्होंने पता लगा इनको फाइनेंशियल इनको क्राइसिस में है, उन्होंने कोयले का रेट डबल कर दिया अपना। और आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, 227 रुपए का डॉलर होने की सबसे एक मेन रीजन ये भी है कि यहां से डॉलर सारा स्मगल होकर सारा अफगानिस्तान जा रहा है। और दूसरा कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान को हमेशा रुपए डॉलर की नजर से देखा है। गंदम स्मगल आप वहां करते हैं, चीनी स्मगल आप वहां करते हैं। हर चीज, जब भी पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज हुई है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आपको अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो जब आप अफगानिस्तान को हमेशा आप एक डॉलर के लेंस से देखते हैं, तो फिर फॉरेन पॉलिसी तो नहीं ना। फॉरेन पॉलिसी, मैंने अगले दिन देखे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ये कुछ बंदा ये सोचे कि मैं शायद पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं चीजें। मैंने कहा था अगले दिन कि किसी को चाहिए, अगर पाकिस्तान ने
आगे फॉरेन पॉलिसी चीजें करनी है, जो ये फैसला करने वाला हो, रूलिंग एलीट हो, उसको कम एटलीस्ट ये जरूर चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का रेज़्मे पढ़ के किसी फॉरेन मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए पाकिस्तान। अगर वो देखे अब पॉसिबल, वो तभी होता है जब आपके पास पॉलिटिकल इक्विटी हो और नेशनलिज्म। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं मेजर गौरव आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि आप क्या समझते हैं कि सिस्टम को मजबूत होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को मजबूत होना चाहिए, कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मुल्क सही चले? और दूसरा, पाकिस्तान को आप काफी स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से इस वक्त मीर जाफर कौन है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपने सवाल ही ऐसा खतरनाक सा पूछ लिया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को अपने आप स्ट्रांग बना देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन ट्रेट है कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। तो ये अमेरिकन करते हैं। फ्रीडम वहां पे उसकी बड़ी वैल्यू है। वो अच्छे में है, बुरे में है, वो बात की बात है। सेकंड अमेंडमेंट के लिए अमेरिकन जान दिए रहते हैं। ठीक है, अब मैं अग्री नहीं करता, बट आई एम नॉट एन अमेरिकन सिटीजन। मैं कौन होता हूं मैं अग्री करूं ना करूं? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ्रीडम देयर इज एब्सोल्यूट। वो बिलीव करते हैं, यू नो, कहता है लैंड ऑफ द ब्रेव, होम ऑफ द फ्री। ये कुछ ऐसे ही उनका बड़ा एक वहां पे कहना है। मैं आरजू जी एक बात बोलता हूं कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, मुल्क स्ट्रांग होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो जाता है अपने आप। ठीक है ना? ये अमेरिका का जो अमेरिका स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका स्ट्रेंथ इज इन इट्स पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जो अमेरिका के 11-12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अमेरिका की ताकत नहीं है। जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, जो अमेरिका में जो कल्चर की, वो अमेरिका का पावर है। कल अगर अमेरिका को, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर कल अगर अमेरिका के पास कुछ नहीं रहता, इनमें इतनी सलाहियत है कि जमीन से फिर आसमान तक अपने आप को ले आएंगे 20-30 साल के अंदर। ये सलाहियत, क्योंकि वहां पे कल्चर ठीक है, सो इंस्टीट्यूशंस ठीक है, तो वो कर लेंगे अपने आप। बात ये मुझे देखिए, मैं वही मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आरजू जी लंच पे था एक सीनियर जनरल के साथ इंडिया में, और एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ। दोनों रिटायर्ड, 10-1 साल पहले रिटायर हो चुके हैं वो लोग। और मैंने उनसे बात करी, जब इमरान खान साहब जीते थे पंजाब के इलेक्शन में, 15 सीटें 20 में से बाई पोल्स में जीते थे, तो उन्होंने बोला कि यार जो, और मैं अग्री करता हूँ क्योंकि मेरी भी यही थॉट्स थी, उन्होंने बोला कि जो इमरान खान डैमेज कर रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने छोड़ा, पार्लियामेंट को उन्होंने छोड़ा, इकोनॉमी को उन्होंने छोड़ा, फौज को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सबको निपटा दिया एक शॉट में। और आज की तारीख में आपकी एस्टैब्लिशमेंट वाले चुप हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, मतलब यू नो कि दे आर वेरी टेंटेटिव अबाउट दिस होल थिंग कि हो क्या रहा है, राइट? आपने अभी पूछा ना तारड़ साहब से, आपने बात करी थी कि इमरान खान क्यों जीतने के बाद भी क्यों इमरान खान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तैयारी उस स्क्रिप्ट की करी थी कि रिजल्ट आएंगे मैं अल्लाह करूंगा। अब वो जीत गए, तो उन्होंने स्क्रिप्ट तो बदली नहीं कि भाई मुबारक हो। उन्होंने बोला नहीं, हाय क्यों, वो एक्सपर्ट हाय मैं कंटेनर पे, तो चढ़े हुए थे कंटेनर पे, उतरे नहीं नीचे वो जीतने के बावजूद। तो ये बात है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शायद यही बात लग रही है। कुछ आप कहना ही चाह रहे थे तारड़ साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं वो मिस कर गया पॉइंट पिछली दफा, कि खान साहब ने तैयारी कर रखी है फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ। तो उसके लिए उनका नैरेटिव फिट बैठता है कि अदम एतमाद, इनको ऐसी फिजा कायम की जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि ये जो काम करते हैं ये 2 नंबर करते हैं, ये जो कुछ है सारा कुछ। क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस, उसका फैसला है कि वो जब उसका रिजल्ट आएगा तो खान साहब की बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। लेकिन दूसरा उसमें अब देखें किस रुख जाता है पाकिस्तान। जिस तरह मैं एग्री करूंगा मेरे हिसाब से कि कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या इस तरह को पहले खामोश नहीं रहे। मैं जिस तरह के अब इनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अनोखा लाडला, जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने अगले दिन फरमाया था कि अभी तक लाडला है। अब देखें पाकिस्तान, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरी फीलिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, और इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमजोर है, और मैं उसके लिए मेरी दुआएं भी हैं और सोच भी है कि बेहतर हो। अब देखें कि कहते हैं ऊंट किस रुख बैठते हैं।
बिल्कुल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन खैर हमारी दुआ है कि कुछ बेहतरी आए और दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, सब लोग खुश रहें और आराम से रहें। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, और थैंक यू मेजर साहब, ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सर, ह्यूज फैन। थैंक यू सर, ह्यूज फैन ऑफ योर्स सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। ताड़ साहब ने ये थोड़ी वीडियो है, अच्छा ताड़ साहब ने बात की पाकिस्तान पर के मुद्दे पर बात की कि श्रीलंका जो है उनका जब डॉलर पहुंचा था ना 230 रुपये पर, तो वो डिफ़ॉल्ट उन्होंने घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए। पाकिस्तान का उसको 227 बता रहे हैं अपना ताड़ साहब, इस वक्त 280 है मेरा ख्याल, 85 अभी तक नहीं, मैंने चेक किया 279 कुछ पॉइंट्स। चलो 280 भी है, थोड़ा नहीं है। 230 पर अगर श्रीलंका डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को डिफॉल्टर कंट्री, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? 300 से ऊपर हमारा तो गया, 333 से नीचे आया है, 333 से। पता नहीं फिर इसका तो फिर बात जो ताड़ साहब ने ये घुमा फिरा के बाद ना हिट करते हैं ज्यादा खान साहब को। आज इस वीडियो में फिर वही बात तो चलेंगे जेल में, आप उनको हिट के वही कर रहे हैं। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको हिट करें, ये जो बाबा जरदारी है चोरों का बादशाह उसको हिट करे, मिस्टर 10% शबाजू बिंडर जो आया हुआ है इसको हिट करे, और उसकी जो भतीजी है मरियम उनको हिट करे। इनको क्यों नहीं हिट करता? इन्होंने कौन से फल फूल लगाए हैं इस मुल्क में, कौन सी तरक्कियां करवाई हैं? मेरे ख्याल से वो आटा दे रही है, वो आटे का एक थैला दे रही है, 7 किलो साबुन दे रही है, किलो चीनी दे रही है, और उस पर भी अपने वालिद साहब की उन्होंने फोटो लगाई हुई है सिर्फ प्रमोट करने के लिए कि ये काम नवाज शरीफ कर रहा है। इनको क्यों नहीं हिट करता? अच्छा, उन्होंने कहा कि 3 टुकड़े करना चाहते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैं नहीं तो मुल्क भी नहीं हैं, तो वैसे बड़े, मैं इधर बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलने वाला, तो कह रहे अब नहीं बोलूँगा। गुस्सा बहुत आया मुझे ताड़ साहब। यार खान साहब जो कहते हैं ना, खान साहब तो ये कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा लो। खान साहब ने एक से बात की है, उन्होंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आवाम की आवाज़ सुनो, आवाम क्या चाहती है। और ये आलू की शक्ल वाला मेरा ताड़ अंकल, सॉरी, लेकिन ये ऐसा, मैं तो इसको वन साइडेड बंदा कहूंगा, एक तरफ इसका झुकाव होता है। अगर खान साहब जो है ना, उनको अपनी ज़रूरत होती ना, अपनी, कि मैं नहीं तो मुल्क भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, बस। वो बात जब से वो आया है ना पाकिस्तान की सियासत में, उसने सिर्फ एक ही राट पकड़ी हुई है, रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं आएगा तब तक हम बेड़ा करें कि रूल ऑफ लॉ की वजह से हुआ है। अब ये इंडियन मीडिया, हर मीडिया जानता है, मैं कहता हूँ दुनिया का चप्पा चप्पा जानता है, ये पाकिस्तान का इलेक्शन फेक इलेक्शन है, सारे जानते हैं। ये ऊपर से मछले बने हुए हैं, इंडियन को सारों को पता है कि ये फेक इलेक्शन हुआ है। तो भाई वो तो कहते हैं खान जीता हुआ है, खान जीता हुआ है, और 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें थी खान की। 2/3 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मुकम्मल ही उसकी थी, कोई 100 में से एक आदमी। मैं एंकर एक अहमद मीर किसका मैं सुन रहा था, उसको किसी ब्यूरोक्रेट बड़े ने बताया था, जिस तरह हमारे वो लखत चट्टा साहब बोल रहे थे ना कि इधर हमने 50-50 हज़ार लीड से जीतने वाले कैंडिडेट PTI को हरा दिया, और जो हार है तो उनको जितवा दिया। इस तरीके से वो एक ब्यूरोक्रेट बोला था, वो कहता था 10 सीटों में से या 20 सीटों में सिर्फ 1 सीट होती थी नून लीग की, इतनी मेजोरिटी से PTI जीत रही थी, इतनी मेजोरिटी से। तो भाई नहीं यार जीतने जितवाने की तो वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करता है। नुकसान भाई, यहाँ पे जीतने जितवाने की बात ही नहीं है, बात तो आप कह लें कि पहले से डिसाइड हुआ था कि भाई किस बंदे को लाना है। जब जहाज पे मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं ना, तो उस वक्त ये डिसाइड हो चुका था कि आने वाले वक्तों में कौन आगे आएगा। ये तो एक फॉर्मेलिटी थी सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, बस कि दुनिया को दिखाया है कि हमने इलेक्शन करवाए हैं, रगड़ा लगाया, और रगड़ा लगाने के बाद उन नाअहलों को, जिनमें मैं कहता हूं कि चौकीदार लगने की एबिलिटी नहीं है, उनको ला के पद पे, कुर्सी पे। मेरी बात सुन भाई, जो है ना तारड़ साहब बातें करते रहते हैं। अब नून लीग की मेरे ख्याल से 5वीं मरतबा हुकूमत आई है। नून लीग की 3 मरतबा नवाज शरीफ आया है, 4थी मरतबा फिर पहले जब PDM 1 थी, और 5वीं मरतबा PDM 2 के वक्त आया।
इनकी बातें कभी नहीं की। वो बेचारा जब ये लोटा है। 3.5 साल ये जब आया उसकी बातें हमने इसका सर भी लोटे की तरह का ही है, ये लोटा है यार। ये देखें कि ये ना लोटा ये एक नंबर का गधा है ना, अमेरिका में बैठ के हींग रहा है, यहाँ पर आकर बात करे ना, उधर बैठ के हींग रहा है। बातें सही हैं जो करने वाली थी, उन्होंने किसी की साइड नहीं ली। उन्होंने, मैं तो इस बात से हैरान हो गया उम्मीद साहब के, उन्होंने पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुए थे टेररिस्ट के खिलाफ, वजीरिस्तान में ज़रबे अज़म और दूसरा क्या नाम है उनकी, उन्होंने खुलकर तारीफ की है। मैं तो ये चौंक गया था। टेररिस्ट की तो जाहिर बात है, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान आर्मी ने ये ऑपरेशन किए थे ये बड़े जबरदस्त यार। इससे बेहतर तो वो जो गौरव आलिया था, वही मैं तो ठीक कर रहा था। मैं मेजर की बात कर, मुझे गौरव की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं भी उसी पाकिस्तान जो है ना, इंडिया पाकिस्तान को टीटीपी के साथ डायलॉग नहीं करनी चाहिए, नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए, ठोकना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये मिलिट्री है एक कंट्री की, वो टीटीपी एक जमात है, वो कौन बनाई किसने है या जो भी मुझे हकीकत नहीं जानता ना, मैं इसको मुझे पता है किसने तो जब आप किसी को नुकसान देने के लिए कोई बनाई है चीज तो उल्टा हो आपके हो जाए तो फिर आप ज्यादा नहीं पता किसने ये बनाई। अच्छा, एक बनाई है भाई फेलियर खान का मैं जो मानता हूँ, जो उन्होंने इंडिया के साथ 370 हटने के बाद ट्रेड बंद की, ठीक है ना। उन्होंने कहा जब तक मोदी है या जब तक 370 नहीं लगता तब तक मैं नहीं, मोदी की बात नहीं की। ये मुझे पता है उन्होंने बात में की है, लेकिन मोदी की उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने, मैंने ये खुद सुना था उस वक्त जब लाइव में सुना था। हाँ, उन्होंने कश्मीर के लिए की थी। उन्होंने कहा कि इसको मैं जो है ना इसको झुकला नहीं सकता, जो उन्होंने कुर्बानियां कश्मीरियों ने दी हैं। लेकिन पीएम मोदी को खुद उन्होंने सपोर्ट कर, पीएम मोदी को तो आज बाहर निकल के इमरान खान साहब खुद देख लेंगे कश्मीर में हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो अपने खुद इनके कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान वाले में। आरजू काजमी ने बहुत एक सख्त सवाल पूछा, उसका जवाब कोई भी नहीं सही तरीके से दे पाया। गोल का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मीर जाफर और मीर सादक कौन है? मुस्कुराए उस वक्त तो तारड़ साहब ने नहीं अपने भेजे में से आवाज निकाली, अपनी बड़ी जबान मुंह, अपना बड़ा मुंह जो है वो नहीं खोला। नहीं, इतना हिट ना करो बस, ठीक है जो है यार, हिट ना करो तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। बात तो हक की करनी चाहिए कि यार कौन है। वहां पे मुस्कुरा के उन्होंने, आपके नजदीक असलम भाई कौन है मीर जाफर में पाकिस्तान का? मीर वही है जिनके वो सरदार, इस मुल्क के सरदार कौन है? इस मुल्क के हाईजैकर कौन है? आपकी एस्टेब्लिशमेंट है और कौन है? एस्टेब्लिशमेंट में तो बहुत इदारे आते हैं, बूट है भाई हमारे, जस्ट भाई आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं वो पाकिस्तान का क्या, वो इंडिया का भी बच्चा जानता है। आपको भी पता है, आप भी अच्छा बांध रहे हैं ना पाकिस्तान सामने। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो अब क्यों ज्यादा डर पैदा हो गया। अब जो हमारे रिंग टून्स है ना, हमें जो सुनाई देती जब कॉल करने पर, वो भी यही लगी हुई है कि पाकिस्तान किसी इदारे स्पेशली आर्मी के खिलाफ बोलने वाले। क्या दुनिया रुक जाएगी? ये बात दुनिया रुक जाए? आज मैं 2 दफा कॉल की है, 2 दफा यही आई है। हाँ जी, बेगैरत आर्मी है हमारी, और हमारी आर्मी के बगैरत जो एक जनरल है तुम्हें तो उन्होंने उठा के ले जाना है साथ। तुमने हमारा कितनों को उठा ले, मुझे उठा लेगी, कितनों को उठा लेगी? 25 करोड़ अवाम को उठा लेगी। तो बोलो फिर मीर जाफर मीर सादक कौन है? अवाम बोलती आर्मी है हमारी आर्मी के आर्मी सारी तो नहीं, सारी नहीं, चंद बड़े जो उनके अहदेदार हैं, अफसर हैं, वो हैं। इमरान खान के बारे में बात की, मेजर साहब ने इस पर यह बात की मीर जाफर और मीर सादक की बात पर, कहा जब आप, मुझे हैरत इस बात की गुसार हो रही है कि वैसे तो तारिक साहब खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, लेकिन इस बात पे उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे इस बात पे ठुड्डा लगना था भाई अच्छे तरीके से। वो अमेरिका इस बात पे क्यों बोल रहे हो? डरो वो अमेरिका में बैठ कर डर रहा है, तुम पाकिस्तान में बैठ कर ये बातें कर रहे हो, क्या अपनी जिंदगी अजीज नहीं है आपको? नहीं है जी, उसको नहीं अजीज है आपको, उस बंदे को। भाई मुझे बाकी मैं बोल नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए जो है ना इस गुलाम जिंदगी से ना ही होना बेहतर है। ओ भाई तुम्हारे जैसे उसके तो आजू बाजू में घूमते हैं, ठोक देते हैं। अच्छा, जिन्ना की भी बात की मेजर गौरव अली साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कायद हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से ये एक बात अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चों के जहन में डाल दी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर है, और शहबाज़ादी ने ये कहा है, मतलब ये दुनिया भी मानती है कि वो शहर कट गई। ये एक फजूल डायलॉग है जो बहुत पहले ये चूरन के आपके कैद ने दिया, खिलाया जाता था। असलम भाई आपके कैद ने भी दिया तो गलत किया था।
वो आज जो शाह आ गया ना, उन्होंने ऐसे काट के ना वहां पे उसके कह लें कि गुलिस्तान उन्होंने बना दिया, गार्डन बना दिया, वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां। यार चले इंडिया वाला को छोड़ो, आप कश्मीरियों से पूछ लो कि वो वहां पे खुशहाल है या नहीं। मोदी साहब के इलेक्शन के बारे में मेरे साहब ने पेशन गोई की कि मोदी साहब जीतेंगे, ऑब्वियसली जीतेंगे भाई। मोदी मोदी हो रहा है। 7 फेज में वो कह रहे हैं कि 7 फेज में ये इलेक्शन होंगे। इतने लंबे ये इलेक्शन होते हैं इनके, हमारे 1 दिन में निपट जाते हैं। किसने कहा 98 करोड़। ओ भाई 5-7 दिन लगे रहे हैं, कोई रिजल्ट आया और यार वो तो मैनिपुलेट करते रहे ना, मैनिपुलेट भाई। काश 1 दिन में हो जाता। उधर उनका अपना नहीं, इधर हमारे काफी दिन 98 करोड़। 5-7 दिन लगे आपके, आप 5-7 दिन के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आया। वो तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 1 दिन ही होता है, वोट कार्ड सिर्फ 1 दिन ही होता है। नहीं वो अगर IVM AVM या IBM EVM उसके जरिए हो सकता है। अच्छा कितने करोड़ बताया जा रहा है? 98 करोड़ में कितना फिगर बता रहा था भाई, इतने हमारे वोटर्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, PM मोदी पॉपुलर लीडर है इंडिया के, और उधर रियल डेमोक्रेसी है। उधर अवाम जिसको वोट डालेगी उसमें मैक्सिमम उसके चांसेस है कि वही आगे आएगा। एस्टैब्लिशमेंट का काम इतना सिक्योरिटी देना और अदारों को बाकी अमन अमान की सूरत को बहाल रखना, मैनिपुलेट करना नहीं है। हो शायद हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। मिलता है नई वीडियो में नया टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।